हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी स्ट्रेटजी 2025 के बारे में। ये वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा, लेकिन ये वीडियो मेरी प्रिपरेशन के 6 सालों के अनुभव के आधार पर बनाया गया है। ऐसे में इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से आपको वो कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप छोटी छोटी गलतियों को करने से बच सकते हैं और अपनी सफलता को प्रथम प्रयास में सुनिश्चित कर सकते हैं। यस, इस यूपीएससी एग्जाम को आप प्रथम प्रयास में क्लियर कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो हर वर्ष बहुत सारे बच्चे जो 21 साल 22 साल के एज में इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, तो आप भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन वो छोटी छोटी सी जो गलतियां हम करते हैं, बेसिक पॉइंट जो मिस्टेक करते हैं, जिससे थ्रू आउट हमें ज्यादा समय लग जाता है इस एग्जाम को क्लियर करने में, तो आप उस प्रकार की गलती को करने से बच सकेंगे। तो ये पर्पस है, ये उद्देश्य इस वीडियो को बनाने के पीछे का। तो आप इस मोटिव को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो इसलिए आप इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, ठीक है ना। और अपनी इसके थ्रू आउट अपनी सफलता को प्रथम प्रयास में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है माइंडसेट। इस युद्ध में उतरने से पहले, इसकी तैयारी करने से पहले आपको अपना माइंड जो है वो सेट कर लेना है अच्छी तरीके से, पॉजिटिव अप्रोच से उसको। क्योंकि अगर आप अपना माइंडसेट एक बार पॉजिटिव अप्रोच से बना लेते हैं, क्योंकि चाहे 2 दिन का समय चल जाएगा, चाहे 1 हफ्ते 10 दिन, इस युद्ध में उतरने से पहले, इस एग्जाम की तैयारी में आने से पहले आपको 1 हफ्ते 10 दिन का समय दे करके अपना माइंडसेट जो है अच्छे से, अपने माइंडसेट को अच्छे से पॉजिटिव एंगल से प्रिपेयर कर लो। तो माइंडसेट क्यों जरूरी है? क्योंकि माइंडसेट अगर आपका पॉजिटिव अप्रोच से होगा तो जो आप क्योंकि आपको पता है कि इस प्रिपरेशन में 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। तो इसमें जो आप भटकाव की स्थिति आती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बहुत दिक्कतें आपको बीच में देखने को मिलती है। तो उस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे भटकाव हो गया, डिस्ट्रैक्शंस हो गया, आप इन सब से बच सकोगे। जब आप भटकाव से, डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे तभी आप फोकस होकर के स्टडी कर पाओगे। इसलिए माइंडसेट जो है ये बहुत ही आवश्यक है। तो माइंडसेट की बात करें, इसमें क्या क्या आता है? इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि आपको वो कारण आइडेंटिफाई करना है, वो रीजन आइडेंटिफाई करना है जिस कारण से आप इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, इतना बड़ा रिस्क आप लेने जा रहे हो। तो रीजन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रीजन अगर आपका, क्योंकि अगर आपने ये कारण ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि किस कारण से आप उसकी तैयारी करने जा रहे हो, उसके पीछे का उद्देश्य क्या, मोटिव क्या है, तो आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा। आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा, तो विजन ही क्लियर हो जाएगा। चाहे आप 2 अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे आप 3 अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे आप 1 अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपको पता है कि इतने समय तक मैं केवल यूपीएससी की तैयारी ईमानदारी से, फोकस होकर के मेहनत से करूंगा। आप भटकोगे नहीं। भटकाव का मतलब क्या होगा? क्योंकि जब विजन नहीं क्लियर होता तो आप 3 महीने यूपीएससी करोगे, 2 महीने एसएससी करोगे, 3 महीने बैंकिंग एग्जाम दोगे, इधर उधर आप भटकते रहोगे। बीच में पता चला कोई फॉर्म आ गया, किसी छोटे सा किसी एग्जाम का टीचर का आ गया, कोई और पोस्ट का आ गया, तो आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ करके वहां पे जुड़ जाते हो। तो ऐसे में आपकी जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है। आप भटकाव की स्थिति में रहते हैं। भटकाव की स्थिति में आने के पीछे का जो कारण है, भटकाव की स्थिति में आने के पीछे का जो कारण है, वो मेन रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपने रीजन को, आपने अपने कारण को आइडेंटिफाई नहीं किया है कि किस कारण से आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो। तो इसलिए वो रीजन, वो कारण आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस कारण से आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो। क्योंकि रीजन अगर आप आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने रीजन को आइडेंटिफाई किया कि किस कारण से करने जा रहे हो, तो आपके अंदर एक फायर जनरेट होगा कि नहीं, हमें इस एग्जाम को क्लियर करना है। हम ईमानदारी से, मेहनत से, फोकस होकर इस यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो आपके अंदर जो फायर जनरेट करेगा, जैसे आपको बताया था कि एक आग होनी चाहिए करने की, नहीं आपको ये करना है, वो फायर, वो आग आपके अंदर कब रहेगी, वो आग आपके अंदर कब जनरेट होगा? जब आप उस रीजन को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस कारण से आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो। ऐसे किस फायर ऐसे आपके अंदर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जब तक फायर जनरेट नहीं होगा, विजन नहीं क्लियर होगा, तब तक आप एक फोकस स्टडी नहीं कर पाओगे, आप भटकाव की स्थिति में रहोगे। इसी कारण से वो रीजन आपको ढूंढना है, और रीजन ही आपका विजन क्लियर करेगा और आपके अंदर फायर जनरेट करेगा, ठीक है ना। और जिसके अंदर फायर जनरेट नहीं होता, पूरे वर्ष केवल भटकता ही रहता है, इधर उधर केवल टहलता रहता है, वो फोकस होकर के स्टडी नहीं कर पाता है। तो माइंडसेट के कितने पार्ट है? रीजन, कारण ढूंढो, आइडेंटिफाई करो किस कारण से यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो। क्योंकि रीजन अगर आपका क्लियर है, आइडेंटिफाई कर लिया, तो विजन क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर वो फायर जनरेट करेगा। ये तीनों पॉइंट मिल करके आपको फोकस होकर के स्टडी करने पे आपको पुश करेंगे, आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। इसलिए माइंडसेट, इस युद्ध में उतरने से पहले माइंडसेट बहुत जरूरी है। अपने माइंड को सेट करना बहुत ही आवश्यक है, एक पॉजिटिव अप्रोच से, ठीक है, ताकि आप भटकाव की स्थिति से बच सकें। दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हो, अभी आपके पास लगभग 2 साल का समय है, 2025 के लिए बताया 2 साल का समय है। तो सबसे पहले आपने अपने लेवल को आइडेंटिफाई करो, अपने स्तर को आइडेंटिफाई करो
सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, उसके थ्रू आउट या कोई जो एनसीईआरटी बुक है जो आप उसको देखो, क्या आप उसको आप पढ़ क्या आपको समझ में आ रहा है, न्यूज़पेपर देखो क्या आप न्यूज़पेपर आपको समझ में आ रहा है, तो अपना इस तरह आइडेंटिफाई करो। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो, एनसीईआरटी आपने उठाया, बेसिक एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि नहीं अभी आपकी वीकनेस कितनी है। देखिए जब तक आपने स्तर को, अपने लेवल को नहीं आइडेंटिफाई करोगे कि आपका लेवल क्या है इस एग्जाम को लेकर, क्या आपका लेवल 0 है कि माइनस में है कि प्लस में है। एक लेवल तो 0 होगा, एक तो माइनस भी हो सकता है, बहुत कुछ जानकारी आपको नहीं है, एक तो कुछ प्लस में कुछ बहुत जानकारी आपको है। तो सबसे पहले अपना स्तर, अपने लेवल को आइडेंटिफाई करोगे। जब अपने आप स्तर को आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी आप जान पाओगे कि आपको इस एग्जाम में जो आपको डेली स्टडी करना है, कितने घंटे डेली आपको देना आवश्यक है, 5 घंटे कि 6 घंटे कि 7 घंटे कि 8 घंटे, कितनी आपकी जरूरत है, कितनी आपकी नीड है प्रतिदिन पढ़ने की, ठीक है। तो ये अपने बेसिक स्तर को, आपका लेवल क्या है, इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस युद्ध में उतरने से पहले, इस एग्जाम की तैयारी में आने से पहले कुछ मेन पॉइंट है जो क्लियर कर लो, माइंडसेट, एक लेवल, क्योंकि ये दोनों पॉइंट अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप इस एग्जाम में बहुत अच्छे से अपने आप को, आपको अच्छे से फोकस करके आप स्टडी कर पाओगे, ठीक है। और प्रिपरेशन कितना समय, ये जो आपके समूह के क्वेश्चन आता है कितने घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े, 24 घंटे पढ़े, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, इसका जवाब आपके इसी से पता चलेगा कि आपको 5 घंटे डेली पढ़ने की जरूरत है। देखिए 12-14 घंटा कोई जरूरत नहीं कि आप पूरे साल 2 साल का समय तो 12 घंटा 14-14 घंटा पढ़े, जरूरत नहीं है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करो कि आपको 5 घंटे डेली पढ़ना है कि 6 घंटे पढ़ना, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, आपकी जरूरत कितनी है। कभी कभी आपको 10 घंटे लग जा रहा है, कभी 12 घंटे लग जा रहा है, तो आप समझ लीजिए आप अपनी जरूरत को, आपकी जरूरत क्या है ये आपकी लेवल से पता चलेगा। आपकी इतनी जरूरत होगी, आप अपने हिसाब से उतना समय दें। 5 घंटे की जरूरत है 5 घंटे दे डेली, 6 घंटे की जरूरत है 6 घंटे दे डेली, 8 घंटे की जरूरत है डेली 8 घंटे दो, डेली 10 घंटे की जरूरत है डेली 10 घंटे दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है कि आप मार्केट से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये जरूर खरीद लें। यूपीएससी 2025 के लिए अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हो तो तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मार्केट से जरूर खरीदें। ये दोनों आपकी अपनी प्रिपरेशन जिस दिन आप शुरू करें पहले इसको लाएं, 10 से 15 दिन का जो आपके पास समय, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन का समय देकर के सिलेबस आप देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उसका एनालिसिस करें। हाँ, शुरू में प्रॉब्लम ये होगा कि आपको, क्योंकि अगर आपको कुछ बेसिक नहीं पता है तो सिलेबस आपको समझ नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको समझ नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो होता है, वो अब जब आप तैयारी करने जा रहे हो तो कुछ चीजें होंगी जो आपको समझ में आएंगी, कुछ चीजें आपको समझना ना समझना, ये तो पूरे प्रिपरेशन में होता रहता है। कहीं आप कुछ टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाते हैं, कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आते, ये तो आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अपने पास रखना है। धीरे धीरे जैसे आप प्रिपरेशन आप आगे बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे आपकी पकड़ बनती जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे और सिलेबस पे। तो सिलेबस आवश्यक है, क्योंकि सिलेबस के थ्रू आउट ही आप जान पाओगे कि आपको कितना पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है। और प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप ये जान पाओगे जो आपको पढ़ना है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा उसमें किस पे समय इन्वेस्ट करना है, फिर उससे कौन सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पे अगर उसको आप छोड़ देते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसके थ्रू आउट आपको पता चलेगा। फोर्थ पॉइंट है बेसिक फाउंडेशन। जो सबसे पहले आपके पास 2025 के लिए प्रिपेयर करो तो आपके पास 2 साल का समय, तो बेसिक फाउंडेशन आपको क्या करना है, मजबूत करना है। बेसिक फाउंडेशन मजबूत करने के 2 पार्ट है, एक तो आपका एनसीईआरटी है और एक न्यूज़पेपर है। तो बेसिक फाउंडेशन जो होगा अगर आपने बेसिक फाउंडेशन को अच्छे से कवर कर लिया तो समझ लो कि 60% प्रिपरेशन आपकी यूपीएससी की हो गई, 60 से 65%। तो एनसीईआरटी बेसिक फाउंडेशन जो है, बेसिक फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू अपने बेसिक फाउंडेशन को अच्छे से मजबूत कर सकते हो। तो बेसिक फाउंडेशन किसके थ्रू मजबूत करना है, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर। अब पहले बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 2 कैटेगरी, ऑल एनसीईआरटी स्टार्टिंग होगी। अगर आप अभी प्रिपरेशन करने जा रहे हो, अभी आपने तैयारी शुरू की है, तो शुरू में आपको सभी एनसीईआरटी पढ़नी है, शुरू में आपको सभी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एनसीईआरटी होते हैं जिसके थ्रू आउट आप मेंस एग्जाम पे अपनी अच्छी पकड़ बना पाओगे। कुछ एनसीईआरटी जो प्री के लिए और मेंस के लिए, कुछ एनसीईआरटी को जो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ एनसीईआरटी होती है जो मेंस के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टार्टिंग में आपको जब अभी तैयारी आप शुरू करने जा रहे हो सभी एनसीईआरटी पढ़नी है। अब इसमें एक पॉइंट मिलेगा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, पहले इस पे आप तुरंत नहीं आ पाओगे, पहले आपको ऑल एनसीईआरटी पे आना है। पहले आपको सभी एनसीईआरटी आपको जो है पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी, तैयार करनी है। और उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओगे ना, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओगे तब आपको पता चलता जाएगा, तब आपको रियलाइज होता जाएगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आप जान पाओगे कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, जब आप
शुरू में आप क्या करना है, अपनी बेसिक फाउंडेशन पे सभी एनसीईआरटी पढ़नी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओगे तो वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कौन सी एनसीईआरटी प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी एनसीईआरटी प्री और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी एनसीईआरटी केवल मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके थ्रू आप जान पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट जान पाओगे। ये एक दिन में आप नहीं जान पाओगे, ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट होगा। जैसे जैसे आप प्रिपरेशन को मेहनत से ईमानदारी से आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको ये पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है जिसको आप एग्जाम से 2 से 3 महीने केवल उसी एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट होगा, इसके थ्रू आप जान पाओगे। अगला पॉइंट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो जो न्यूज़पेपर है, आप एक न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करें, एक न्यूज़पेपर केवल पढ़ना है, ओनली वन, सिंगल सोर्स आपको होना चाहिए, एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। उसके बाद उस न्यूज़पेपर को जो आप एक पढ़े उसके बाद उसको एक मंथली मैगजीन से, कोई विजन आईएएस की मैगजीन सबसे अच्छी होती है, और मार्केट बहुत सारी मैगजीन होती है लेकिन विजन आईएएस बहुत अच्छी मैगजीन मानी जाती है क्योंकि विजन आईएएस का एक जो 365 मेंस 365 आता है वो भी आता है एग्जाम के 2 महीने पहले। तो अगर आप विजन की मंथली मैगजीन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसका फायदा है आप उसको वार्षिक वाले से भी ऐड कर सकते हो। और अगर विजन, क्योंकि हमने 6 साल यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया तो विजन मैगजीन बहुत ही अच्छी होती है, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से तैयार कर लिया फोकस होकर के, जैसे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उससे आपका बेसिक पॉइंट कवर हो रहा है। लेकिन अगर सीधे सीधे आप मैगजीन पे आ जाओगे, सीधे सीधे आप कोई मैगजीन पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन अगर वो आप मैगजीन आपको समझ पाओगे जब आप एक न्यूज़पेपर सिंगल डेली पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर आपने अपनी बेसिक के लिए एक सिंगल न्यूज़पेपर डेली पढ़े उसके बाद आपको उसे को एक मंथली मैगजीन से ऐड कर लेना, बस इतना ही करंट अफेयर्स प्ले करना है, भटकना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोर्स पे जाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। और रिवीजन इस एग्जाम की सफलता में रिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिवीजन के लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ठीक है। एक मंथली मैगजीन और एक न्यूज़पेपर आपको क्या करना है, फॉलो करना है। देखिए एनसीईआरटी जो अभी आज एनसीईआरटी, फिर आप इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पे आओगे, बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे कौन से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, लेकिन उस वीडियो से जब आप किसी का वीडियो देखोगे तो उतना शुरू में अगर आपने प्रिपरेशन भी नहीं की तो आपको सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन जब आप खुद मेहनत करते जाओगे अपनी प्रिपरेशन के थ्रू आउट आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे, तो आपको खुद पता चलता जाएगा कि ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तब वो आपका खुद का सेटिस्फैक्शन होगा जब आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाओगे। एक तो आप वीडियो देख, अगर आप किसी का इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का वीडियो देख रहे हो तो उससे आपको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जब खुद से आप जान पाओगे प्रिपरेशन के थ्रू आउट पढ़ते आगे जाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा, उससे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और वहां पे क्लियर हो जाता है कि नहीं अब इतनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो हमें बार-बार क्या करनी है, रिवीजन करनी है। न्यूज़पेपर हो गया, एक मंथली मैगजीन आपको ऐड करनी, उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड बुक। देखिए बेसिक फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी और जो एडिशनल फाउंडेशन है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक। देखिए एडिशनल फाउंडेशन में कुछ दो तीन स्टैंडर्ड बुक होती है जो आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे स्टैंडर्ड बुक के अंतर्गत, क्योंकि सीधे आपको स्टैंडर्ड बुक में नहीं आना है, पहले आपको बेसिक एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अभी आपके पास 2 साल का समय तो अच्छे से 1 साल तक, तो जैसे 2 साल का समय 1 साल अच्छे से एनसीईआरटी को कम से कम 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो। और हो सके अगर आप देखिए एक फायदे, जैसे एक पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपके पास अभी 2 साल का समय, तो 1 साल में आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको रिवीजन भी कर रहे हैं, उसी थ्रू और उसी समय आप क्या करें 60 नोट्स, एनसीईआरटी का 60 नोट भी बनाते चले। जब आप 60 नोट्स बनाएंगे तो आप एग्जाम से पहले उसको मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, उसका रिवीजन भी कर पाएंगे। तो क्या करना है, क्योंकि अभी आपके पास 2025 में देने जा रहे हो तो 2 साल का समय है, 1 साल जो आप अपना समय दे रहे हो उसकी प्रिपरेशन के लिए पहले से 1 साल पहले से, तो उसके उस समय आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ते जाना है और आपको रिवीजन करते जाना है और 60 नोट्स भी बनाते जाना है ताकि आप एग्जाम से पहले उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। स्टैंडर्ड बुक्स, देखिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं अपने एडिशनल फाउंडेशन के लिए पढ़ना पड़ता है, इसलिए पहले इस स्टैंडर्ड बुक पे आपको सीधे नहीं आना, पहले आपको एनसीईआरटी से कवर करनी है, तब आपको स्टैंडर्ड बुक पे आना है। जब आप स्टैंडर्ड बुक पे आएंगे तो स्टैंडर्ड बुक में कुछ बुक है जैसे एमएस विकांत की होगी पॉलिटी के लिए, एस्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर होगी। ये 2 से 3 बुक हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का हो गया। तो 3 से 4 बुक है जो आपके स्टैंडर्ड बुक के अंतर्गत पढ़ाओ, कोई नहीं बुक। एमएस विकांत स्टैंडर्ड बुक के अंदर क्या पढ़ना है, एमएस विकांत पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस्पेक्ट्रम का पढ़ रहे हैं, और आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया का पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक होती हैं 3 से 4 जो आपको पढ़ना है, और जो है उसका और भी जो है सिलेबस में उसका एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है। तो बहुत ज्यादा आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कोई भी चाहे फर्स्ट रैंक हो चाहे सेकंड रैंक हो, कोई भी इतने से अधिक स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ पाता। ये 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक लगभग सभी पढ़ते हैं, चाहे फर्स्ट रैंक हो चाहे कोई भी रैंक वाला विद्यार्थी हो। इस 3 से 4 से ज्यादा स्टैंडर्ड बुक कोई पढ़ नहीं पाता, कारण क्या है कि रिवीजन नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत
जो और भी टॉपिक में सिलेबस है, जो आपके सिलेबस में और भी टॉपिक है वो एनसीईआरटी के थ्रू आउट और न्यूज़पेपर के थ्रू आउट कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटे-छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक आपको कल पढ़ना रहता है। अब उसके बाद और एक पॉइंट है कि जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़े तो पढ़ने का तरीका आपको ये होना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़े उसके बाद उसको प्रीवियस से एक टॉपिक आप पढ़े, जैसे आपने यहाँ से एम लक्ष्मीकांत को उठाई और आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, तो उसी समय आपको क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो जब एक बार आपने स्टैंडर्ड बुक रीड कर लिया, फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाओगे, और जब आप यहाँ फायदा ये होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तब आप ये जान पाओगे क्या अभी आपको ये पता चलेगा कि क्या आपने उस बुक को अच्छे से रीड किया है कि नहीं रीड कर पा रहे हो, क्या आप उसको यूपीएससी अप्रोच से पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। तो वो कमी आपको कहां से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट। उसके बाद जब दोबारा इस बुक को पढ़ने आओगे तो आपके पढ़ने के तरीके में सुधार भी होगा। इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे आप फर्स्ट, जरूर नहीं कि आप फर्स्ट डे जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो इस बुक को उसी दिन आपके अंदर यूपीएससी का अप्रोच आ जाएगा। लेकिन इस बुक को एक रीडिंग किया, फिर प्रीवियस एक रीडिंग, दो रीडिंग करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, फिर इस बुक की फिर दोबारा उसकी रीडिंग करने आओगे, तो ऐसे एक बार जब आपने इसका रीडिंग किया, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जा रहे हो, वहां से अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, फिर आप जब इसको पढ़ने आओगे तब आपको पढ़ने के तरीके में सुधार होगा। और इसी प्रोसेस से जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बार बार, तो उसी आपके पढ़ने के तरीके में क्या होता जाएगा, सुधार होता जाएगा। तो एक ही दिन में आपके पढ़ने के तरीके में सुधार नहीं होगा, वो एक आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट होता है, आपकी तैयारी का एक पार्ट होता है। धीरे धीरे वो सुधार आपके अंदर आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर वो यूपीएससी के अप्रोच आ जाएगा कि कैसे एम लक्ष्मीकांत को प्री के एंगल से, मेंस के एंगल से और इंटरव्यू के एंगल से कैसे उस बुक को अच्छे से पढ़ पाओगे, कैसे आप जान पाओगे कौन से पॉइंट है जो केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट है जो प्री और मेंस दोनों में यूज किए जा सकते हैं, और कौन से पॉइंट है जो केवल मेंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। वो कैसे जान पाओगे, वो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होगा। और इसीलिए देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि डेली स्टडी करना है 5-6 घंटे का। जरूरी नहीं कि आप डेली 16 घंटे पढ़े, लेकिन ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि डेली आप 16 घंटे पढ़े, लेकिन ये जरूरी है कि आप प्रतिदिन 5 से 6 घंटे जरूर पढ़े, तभी आप एक कंटिन्यूटी प्रिपरेशन में बन पाएंगे। और एक हफ्ते का अगर आप प्लान बना रहे हो तो आपको ये भी देना है कि एक हफ्ते में 6 दिन रीड करो, 6 दिन अच्छे से पढ़ो, और 7वें दिन आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट जहां पे आपको लगता है अच्छा लगता है उस कार्य को करो। आप टहलने जा सकते हो फैमिली के साथ, मूवी देखने जा सकते हो, ताकि आप जो 6 दिन पढ़ोगे उससे जो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर को आपको 7वें दिन क्या करना है, रिलीज करना है, ताकि आप फिर नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, तो इस को कैसे पढ़ा मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि मल्टीपल सोर्स, सिंगल सोर्स। देखिए, जब आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सोर्स, अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तो वहां के प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, तो आपका सोर्स मल्टीपल हो जाता है। आपका सोर्स क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। लेकिन अगर आप 2 साल पहले तैयारी कर रहे हो, इसका फायदा ये होगा कि 2 साल पहले से अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हो तो फायदा ये होगा कि उसी समय आपको प्रयास ये करना है कि अगर आप मल्टीपल सोर्स यूज कर रहे हो, अगर आप मल्टीपल सोर्स यूज कर रहे हो तो उस मल्टीपल सोर्स को सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करते समय चलो। अगर आप मल्टीपल, क्योंकि स्टार्टिंग में चीजें लगभग मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं, आपको पता नहीं रहता, आप एक टॉपिक समझने के लिए अदर किसी और बुक की हेल्प लेते हो, कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स हो जाता है, क्लास नोट्स हो जाता है, एनसीईआरटी हो गया, स्टैंडर्ड बुक हो गया, मल्टीपल सोर्स हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको आपका कहना है सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसीलिए तो आप 1.5 से 2 साल पहले तैयारी शुरू करने का यही तो फायदा होता है कि आपके पास समय ज्यादा रहता है, आप मेहनत से करें, मेहनत से पढ़ दो तो बहुत कुछ बेनिफिट, बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। उसी समय आपको क्या करना, उसी समय शुरुआत में आपको पता है जब स्टार्टिंग में तैयारी करने आओगे तो आपके पास मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं, लेकिन उसको उसी समय उसको क्या करना है, ये प्रयास करना है कि मल्टीपल सोर्स आपका किसमें कन्वर्ट हो जाए, सिंगल सोर्स में। उसी समय आप उसको 60 नोट्स उसी का बनाते चलो, ताकि यूपीएससी प्री के एग्जाम के 3 महीने पहले और मेंस एग्जाम के 3 महीने पहले उसको अच्छे से आप रिवीजन कर पाओ। ठीक है ना। इसका फायदा ये होगा, अगर आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो 1.5 से 2 साल पहले आप कर रहे हो, उस दौरान अगर आपने अपने मल्टीपल सोर्स को सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, इसका फायदा होने वाला है कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और आपकी सफलता आपके रिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही पॉइंट को अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर पाओगे और अच्छा एग्जाम में अच्छे तरीके से आप उसको एग्जाम में प्रस्तुत कर पाओगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सोर्स क्या है, सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रिवीजन वाला पॉइंट भी हो गया, कैसे रिवीजन आपका करना है। अब एक पॉइंट ये हो गया कि मल्टीपल सोर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करना है, और ये आपको तैयारी करते जाना है, प्रिपरेशन आप करते जाएंगे, उसी समय आप प्रयास करते रहें कि आपका मल्टीपल सोर्स किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल सोर्स में ये कन्वर्ट होता जाए। तो इतने पॉइंट्स आपकी स्ट्रेटजी के। देखिए, रिवीजन के अंतर्गत आपका जो एक पॉइंट तो रिवीजन तो आपका एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको बताया गया यहाँ पे। रिवीजन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है और एक तो होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज की बात करें
तो अभी आपकी 2 साल पहले प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, 2 साल पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप तो सॉल्व करते जा रहे हो, एक तो रिवीजन आपका इसके थ्रू होता जा रहा है। अब आपको क्या करना है कि जो टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज आप प्री के एग्जाम के 4 महीने पहले या 5 महीने पहले से आप लगा सकते हैं, या 3 महीने पहले से, बहुत लोग 5 महीने पहले से, बहुत लोग 6 महीने पहले से भी लगा लेते हैं। तो ये आपको बड़े बड़े करेंगे, क्योंकि अगर आप 2 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर, 2 साल अगर आप 2025 में देने जा रहे हो तो आपके पास 2 साल का समय, तो एटलीस्ट क्योंकि इसमें आप 1.5 साल अच्छे से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर डालो, 1.5 साल तक अच्छे से सब कुछ कवर कर डालो, और उसके बाद टेस्ट सीरीज आप चाहे 6 महीने पहले लगा लो। अगर आप 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप 6 मंथ बिफोर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, सॉल्व कर सकते हो 6 महीने पहले से, ठीक है ना। चाहे अगर आपको 3 मंथ बिफोर सॉल्व करना है तो 3 मंथ बिफोर सॉल्व कर लो, 4 मंथ से 5th मंथ। देखिए इसमें कोई नहीं है, आप अगर 6 मंथ पहले सॉल्व करेंगे तो फायदा इसका होगा, अगर आप 6 मंथ पहले से टेस्ट सीरीज सॉल्व करना शुरू कर देंगे फायदा ये होगा, आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। तो 6 मंथ बिफोर से आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, या 6 मंथ बिफोर, या 5 मंथ बिफोर से, या 4 मंथ बिफोर से। तो जितनी जल्दी पहले जितना पहले आप स्टार्ट करोगे उतना ही आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। और इसी संख्या आप एटलीस्ट 50, 60, 70 टेस्ट, चाहे आप 50 टेस्ट लगाएं, चाहे 60 टेस्ट, चाहे 70 टेस्ट लगाएं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि टेस्ट की संख्या चाहे आपकी 50 ही हो, लेकिन उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, कम से कम 3 टाइम रिवीजन, अधिकतम 4 बार 5 बार उसका रिवीजन करो, उसका एनालिसिस करो। क्योंकि अगर आप 100 टेस्ट दे रहे हो, ये भी ध्यान देना आपकी ये बेसिकल एक जो सबसे बड़ी कमी होती है, लोग 100 टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते। तो अगर आप 100 टेस्ट दे रहे हो, अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं, उसका जो आउटपुट होगा 0 होगा। आप 100 टेस्ट दे रहे हो बट अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो उसका जो आउटपुट आने वाला है वो 0 आएगा। इसलिए आप चाहे 50 टेस्ट दो, चाहे 60 दो, लेकिन उसका मल्टीपल टाइम कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, अधिकतम 4 बार, 5 बार, 6 बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। अब इसे एक पॉइंट है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल आपको पता है आप ऑप्शनल के थ्रू आउट आपकी रैंक निर्धारित होती है और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी की तैयारी में। मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जिनका सिलेक्शन किस कारण से नहीं हुआ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के कारण से नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऑप्शनल में 500 में 150 नंबर ही आते थे। जीएस में उनके नंबर टॉपर्स के बराबर आते थे, लेकिन ऑप्शनल उनका नंबर कितना आता था, 150, 500 में 150 नंबर उनके आते थे, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो इसी कारण से ये, और हमने देखा भी था क्योंकि वो लोग ऑप्शनल को बहुत जीएस के अप्रोच से पढ़ करके जाते थे, बहुत उसमें अच्छे से उसको प्रैक्टिस नहीं करते थे। जिस तरीके से जीएस वो लोग तैयार करते थे उसी अप्रोच से पढ़ करके जाते थे, इस कारण से 150-200 नंबर ही ऑप्शन में आता था। तो ऑप्शन आपकी सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्री पास करने का कोई फायदा नहीं होगा, प्री पास करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने ऑप्शनल को अच्छे से कवर नहीं किया है। तो इसलिए ऑप्शनल को अच्छे से कवर करना है, और आपके पास 2 साल का समय, तो 2 साल में कम से कम और 24 मंथ में 21 मंथ तक या 22 मंथ 21 मंथ तक, 20 से या 21 मंथ तक अच्छे से ऑप्शन को आप अच्छे से कवर कर डालो। अब इसमें कवर करने क्योंकि अगर आपके पास 24 मंथ का समय, तो क्योंकि 24 मंथ का प्री का एग्जाम देने से पहले आपके पास 24 मंथ का समय, तो 3 महीने पहले प्री के एग्जाम के 3 महीने पहले आपको केवल प्री में फोकस हो जाना है। तो उसके 3 महीने अगर आप निकाल दो तो आपके पास 21 मंथ बच रहा है, 20 मान लो, 21 मंथ मान लो। अब इतने समय में जो आप ऑप्शन करोगे जिसमें आप ऑप्शन को अच्छे से कवर भी कर पाओगे, अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओगे, और उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो इसी समय जो 20 से 21 महीने का जो आपके पास समय अभी एक्स्ट्रा है, इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शनल को अच्छे से कवर भी कर लेना है और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर लेना है। अगर आप हो सकते हैं तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज पे आने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, और उसी समय उसका शॉर्ट नोट भी बनाते चलो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते सब चलो। ऑप्शन कैसे पढ़ना है, अगर आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग आप करिए, एक टॉपिक आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक को फिर आपने जो एक स्टैंडर्ड बुक लिया है उस स्टैंडर्ड बुक को उस टॉपिक में उस स्टैंडर्ड बुक में उस टॉपिक को ढूंढो, उसकी एक रीडिंग कर लो, वहां से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहे हैं उसको निकालो, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर उसी समय प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। तो ये जो 20 से 21 महीने का समय है, इसमें आपको क्या करना है, आप अगर कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मान लो वो टॉपिक 5 दिन में खत्म हो रहा है, वो टॉपिक 5 दिन में खत्म हो गया, जैसे आप दूसरे टॉपिक, आप कोचिंग में आपके दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है, तो जो पहला टॉपिक खत्म हो गया है, अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक को आप स्टैंडर्ड बुक में आओ, पढ़ो अच्छे से, उसकी एक रीडिंग करो स्टैंडर्ड बुक में, वहां से कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट आपको मिल सकता है, उस पॉइंट को अंडरलाइन करो या तो नोट करके उसी क्लास नोट्स में आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप उसी समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उस टॉपिक पे देखो कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पीछे पूछे गए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप ढूंढो और उसका प्रैक्टिस करो। इससे फायदा ये होगा कि आप उसको उस अप्रोच से आप पढ़ पाओगे उस नोट्स को,
बुक को। इससे आपको ये जानने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ भी आपकी कमी है, क्या कोचिंग में अच्छे से ऑप्शन अच्छे से कवर पॉइंट किया जा रहा है कि नहीं, ये भी आपको जानने को मिलेगा। उसी समय अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय चलोगे तो आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जो आपकी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है क्या उस अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है कि जिस अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नहीं तो आप कोचिंग में पढ़ते जाते हो, आप जान ही नहीं पाते हो कोचिंग में किस अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है। तो उसी समय आपको क्या करना है, और इसको आप एक प्रकार से बोल सकते हो सेल्फ स्टडी। देखिए जो आपको एक पार्ट इस स्ट्रेटजी का ये भी है कि आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस होना है। आप कहीं से भी आप नॉलेज गेन करो ठीक है, लेकिन आप अधिक से अधिक खुद से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे तभी आप इस एग्जाम की गहराई में जा पाओगे। देखिए एक पॉइंट ये है कि आप इस एग्जाम की गहराई में कब जा पाओगे, आप इस एग्जाम की गहराई में तब जा पाओगे, आप तभी इसके अंदर जा पाओगे, सभी पॉइंट के इसके अंदर अच्छे समझ पाओगे जब आप अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करोगे। अगर आप दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहोगे तब आप इस एग्जाम के डीप में नहीं उतर पाओगे। अगर आपको इस एग्जाम के डीप में उतरना है तो आपको अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी लगाना है कि पूरे 20 से 21 मंथ के समय आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो अच्छे से सॉल्व कर डालना है, 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कर डालना है। तो इसका फायदा ये होगा कि जब आप मेंस का एग्जाम लिखने जाओगे तो आपको बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आप पहले सारी बहुत कुछ कर चुके हो, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो। आप क्वेश्चन भी टेस्ट सॉल्व करोगे, वहां भी आपसे क्वेश्चन बने लगेंगे, अच्छा लगेगा, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये यूपीएससी स्ट्रेटजी 2025 के बारे में डिस्कशन किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।